तो हमारे पास जो है, जो चैप्टर्स आप लोगों को सजासे ने करा दिए हैं, उसके अलावा हमारे पास हम लोग ऑसिलेशन का चैप्टर लेना, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आप लोगों को ईकैट का मटेरियल परसों से मिलना शुरू हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को ग्रुप में मैसेज भी कर दिया था कि वेडनेसडे को आप लोग का लास्ट डे होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 10 के बाद से होगा क्लासेस। ये देखो यहाँ भी हमारे पास ऑसिलेशन के अंदर सबसे पहले जो बेसिक आपके पास आएगी, वो आपके पास है वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ये देखो, पहले सपोज से सुन लेना सारी बातें, उसको कॉपी करने का टाइम नहीं है। देखो भाई, हमारे पास जो है ना, ये एक लेट सपोज एक फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग अटैच हुआ है, और स्ट्रिंग के साथ ये मास है जो, तो उस पूरे को हम लोग सिंपल पेंडुलम का नाम देंगे। अब सिंपल पेंडुलम जब तक ये आपके पास अपनी रेस्ट हालत में है या एक्चुअल हालत में है, तो ये आपके पास कौन सी पोजीशन होती है? मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन का एक और नाम भी होता है, क्या होता है आपके पास? इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन का एक और नाम भी होता है, तो क्या होता है आपके पास? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब सुनो गौर से। अब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों कहते हैं, एक एक चीज की वजह बताऊंगा भाई, बहुत गौर से अपने लेक्चर्स को सुनो। देखो हमारे पास जब तक ये सिंपल पेंडुलम रेस्ट में है, इसका मास होता है, इसका मतलब इसका क्या भी होगा? वेट। वेट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब वेट के अगेंस्ट में जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है इन स्ट्रिंग को, क्या होती है आपके पास? टेंशन। वेट ने टेंशन को मार दिया, अब इन दोनों ने एक दूसरे को के मार दिया, बैलेंस फोर्सेस हो गई, और बैलेंस फोर्सेस का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन ये सिर्फ मेन पोजीशन पे ऐसा है, अदर देन मेन पोजीशन ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगली बात सुनो। दूसरी बात ये कि इसको मैं डिस्प्लेस कराता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन पे लिया है। तो मेरी बात सुनिए आगे, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इस साइड वाली पोजीशन पॉजिटिव एक्सट्रीम होती है, इस साइड पर क्या होगी आपके पास? नेगेटिव एक्सट्रीम। ये देखो, ठीक है। और इसको सवालों में जो आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें इस चीज का खास ख्याल रखना होता है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी पैरामीटर्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब इस साइड के पॉजिटिव होंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इस साइड वाली जितनी भी चीजें होंगी वो सब क्या होंगी आपके पास? नेगेटिव होगी। ठीक है, ये बात याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बातें मेंशन होंगी। क्योंकि भाई साहब, मैं पास पेपर के क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर साथ साथ ही करवाता हूँ, और पास पेपर वैसे डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दिए जाएंगे आपको परसों। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों का खास ख्याल रखना। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे आपके पास इस सिंपल पेंडुलम को मैं पकड़ के यहाँ लेकर आया, यहाँ लाके मैंने छोड़ दिया, ये वापस अपनी औकात की तरफ आएगा भाई साहब। ठीक है, और यहाँ पे जब आएगा तो मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा ये जो टू एंड फ्लो मोशन है, इसे कहते हैं टू फ्लो, और उसको ये भी कहते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन अराउंड फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन कौन है यहाँ पे? मीन पोजीशन। तो देखो, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन या फिर टू एंड फ्रो मोशन अराउंड फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अच्छा अब आपके पास भाई साहब, या सुनो बस, ये लो। ठीक है, अब अगली बात सुनो। अगली बात ये है कि सर क्या ये दोनों एक ही चीज है? देखो फंक्शन एक ही है, फंक्शन क्या है? टू फ्लो करना। लेकिन
बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा है नहीं। देखो अभी मेरी बात सुनो, फंक्शन इनका सेम है, टू फ्लो करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड करना, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर इनका एक बेसिक बुनियादी फर्क है, पहले से बता। और बेसिक बुनियादी फर्क क्या है, मेरी बात सुनना बस। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन बहुत तेजी से हो रहा है, यानी कि मूव करने की सलाहियत बहुत तेज है, तो हम लोग उसे कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि अगर मूव करने की, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बहुत हाई है तो वाइब्रेट, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बहुत लो है तो फिर क्या होगा आपके पास, ऑसिलेटरी। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक जुमला जो कि तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा, मैं तुम लोगों को रिपीट करके याद भी दिला। हम लोग सेकेंड ईयर में ये बात अक्सर जगहों पर पढ़ते हैं कि जो सॉलिड के एटम्स होते हैं ना वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। हम लोग पता है ये जुमला पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सुनेंगे कि सॉलिड के एटम ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं, ये कभी नहीं सुनेंगे। तो हमेशा ये सुनोगे कि सॉलिड के एटम्स वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वो बहुत तेज मूव कर रहे हैं। अगर वही सॉलिड के एटम बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते तो फिर हम उनको क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन। सही है, तो बेसिक बुनियादी फर्क सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितना तेज वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बुनियादी फर्क था। लेकिन फंक्शन अगर पूछा जाए कि भाई फंक्शन की, बेटा फंक्शन की उससे एक फिक्स पोजीशन की सराउंडिंग का मोशन। ठीक है, अगर उर्दू में डिफाइन कर रहा हूं तो एक फिक्स पोजीशन की सराउंडिंग का मोशन है। ठीक है, दूसरी चीज सुनो भाई, दूसरी चीज आपके पास होती है भाई साहब, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसका टाइम पीरियड भाई साहब फिक्स है। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक ऐसा मोशन जिसका टाइम पीरियड फिक्स है। सर टाइम पीरियड फिक्स करने का क्या मतलब है बात, और सुनो। तुम्हें पता है अर्थ जो है वो दो तरह का मोशन कर रहा होता है। अर्थ जो है वो स्पिन मोशन भी करता है, और अर्थ क्या भी करता है, ऑर्बिटल मोशन भी करता है। तो मेरी बात सुनो, उसका जो स्पिन मोशन का टाइम पीरियड है वो हमेशा से 24 घंटे है। वो 24 घंटे से कभी कम नहीं हो सकता, वो 24 घंटे से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। वो 24 घंटे के बाद अपना मोशन क्या कर रही है मुझे बताओ, रिपीट कर रही है। भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि धरती ये कहे कि यार आज मैं बहुत थकी हूँ, 24 घंटे नहीं 25 घंटे में वही काम कर लेती, ऐसा तो कभी सीन नहीं होगा धरती में। तो वो 24 घंटे के बाद अपना मोशन क्या कर रही है मुझे बताओ, रिपीट कर रही है। तो एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद बार बार रिपीट होता है, फिक्स टाइम बार बार रिपीट, फिक्स टाइम रिपीट, फिक्स टाइम रिपीट, तो वो मोशन आपके पास क्या कहलाएगा मुझे बताओ, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। अच्छा, इसको क्यों, कैसे लिखे लोगे भाई साहब इसको, देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट करे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, देखो भाई क्या क्या सही है। ठीक है, सही है भैया, आगे देखते हैं, याद रखो संकल्प। अब अगली चीज है तुम्हारे पास, और सुनिए, हम लोग एक कंप्लीट ऑसिलेशन किसी को, और सुनिए, यहाँ से एक तो एमसीक्यूज भी बनेंगे। ठीक है, उनको मैं बताऊंगा सामने। भाई पास पेपर की चीजें साथ साथ डिस्कस करा था, तो मैं ईयर वाइज यहाँ लिखूंगा कि सब चीजें होती हैं यार। एक कंप्लीट ऑसिलेशन हम लोग किसे कहते हैं, लेट्स सपोज ये था मेरा भी वो सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसको ये आगे तुम्हारे पास ये, ठीक है, और ये अभी अपनी मीन पोजीशन पर है, तो इसको मैंने पोजीशन ओ का नाम दिया। और सुन लो, इसको मैं डिस्प्लेस कराता हुआ यहाँ लेकर आया, ये पोजीशन ए, और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि डी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ
कि ये मेरा सिंगल पेंडुलम, इसको पकड़ के पोजीशन पे लेके आया और हाथ में मेरी स्टॉप वॉच है। और सुनना मेरी बात, हाथ में मेरी स्टॉप वॉच। अब सुनो मेरी बात को, लेकर आ रहा है। ये है सिंपल पेंडुलम, पोजीशन ए पे लेके आया, हाथ में स्टॉप वॉच। और सुनो, जैसे मैं उसको पोजीशन ए से छोड़ा, स्टॉप वॉच ऑन। मुझे बताओ स्टॉप वॉच कहां से ऑन करनी है, एक्सट्रीम पोजीशन से या मेन पोजीशन से? एक्सट्रीम पोजीशन से। और सुना मेरे, यहां से लेकर आया पोजीशन ए पे, हाथ में स्टॉप वॉच है, जैसे ही छोड़ा स्टॉप वॉच ऑन। मुझे बताओ स्टॉप वॉच पोजीशन ए से ऑन करी है, ठीक है, ए के बाद मूव करता हुआ आएगा, किस पर आएगा मुझे बताओ? ओ पर आएगा, ठीक है। ओ के बाद किस पर जाएगा मुझे बताओ? बी पे। बी के बाद फिर किस पर आएगा? एंड देन ए के करीब चलना है। सही है? मुझे बताओ जहां से मोशन स्टार्ट किया वहीं पर आके रुका है नहीं? सही है? एक तो ये बात। दूसरी बात, अब सुनो यार, पास पेपर में एमसीक्यू बना हुआ है 10 में। 10 वाले क्या एमसीक्यू पूछते हैं 2018 में? पूछते हैं कि भाई जब आपके पास ऑसिलेशन, whenever oscillation is starting from any extreme position, कोई भी ऑसिलेशन अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से ऑन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो कितनी मर्तबा वो मीन पोजीशन को टच करेगा? कितनी दफा टच करना मुझे बताओ? 2 मरतबा। जरूरी है, ठीक है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से मेजर करोगे तो 2 जुमले हैं। मैं दोनों जुमले याद रखूंगा। पहला जुमला, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वही एंड करना है। सही है? ये पहला जुमला उनका हिस्सा, ठीक है। तो बेसिक लैंग्वेज में लिखते हैं भाई साहब, बिल्कुल समझते हैं। दूसरी चीज, कितनी मरतबा मीन पोजीशन को टच करोगे मुझे बताओ? 2 मरतबा। 2 मरतबा मीन पोजीशन को टच करना। सही है? तो ये बात भाई साहब याद रखिएगा, ये चीज जरूरी है फॉर एक कंप्लीट ऑसिलेशन। लेकिन जुमला क्या पूछा मेरे आपसे? एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहां से मेजर कर रहे हो? एक्सट्रीम पोजीशन से। बहुत जरूरी, ठीक है। दूसरी चीज सुनो, सर क्या मीन पोजीशन से मेजर नहीं हो सकता? बेटा बिल्कुल हो सकता है, मीन पोजीशन से मेजर कर लो, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। क्या सुनो, अब सर क्या फर्क आएगा याद रखो, अगर तुम सिंपल पेंडुलम को पकड़ो, पकड़ के एक्सट्रीम पर लेकर आओ, हाथ में स्टॉपवॉच है, छोड़ दिया, आएगा मूव करते 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 करते, जैसे ही मीन पोजीशन पे आएगा स्टॉपवॉच है, जैसे ही मीन पोजीशन पे आएगा स्टॉपवॉच ऑन कर दो। अब मुझे बताओ, तुम लोग बताओ स्टॉपवॉच कहां से ऑन करी है मुझे बताओ? दो से। ओ के बाद क्या आ रहा है? बी। बी के बाद क्या आ रहा है? ओ। ओ के बाद दोबारा किसी जाएगा, एंड देन ये। देखो, अब बताओ इस बार क्या सीन है? इस बार मुझे बताओ, वो वाली चीज तो एप्लीकेबल हो रही है ना कि जहां से शुरू किया है वही लाके रुकना है, लेकिन रुक जाओ भाई, देखो मुझे बताओ, वो तो बीच में भी आया है, यहाँ क्यों नहीं रोका भाई? हाँ, बढ़िया जुमला, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। भाई साहब, मीन पोजीशन के लिए ये 2 जुमले हैं, लेकिन पहला जुमला तो वही लगेगा कि जहां से शुरू किए वही लाके रोकना है, लेकिन इस बार दूसरा जुमला ये है कि दोनों एक्सट्रीम्स को टच करना जरूरी है। ये है सिर्फ, दोनों एक्सट्रीम्स को टच करना जरूरी है। बात समझ में आई? ठीक है, दोनों एक्सट्रीम्स को टच करना जरूरी, दोनों एक्सट्रीम्स को टच करना जरूरी, ठीक है भाई, ये जरूरी बात है आपकी इसमें। तो इस बार हमारे पास, दरअसल इस बार हमारे पास ये है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन एक्सट्रीम पोजीशन के लिए है, तो ये 2 जुमले याद रखना। मीन पोजीशन के लिए पहला वाला जुमला तो ऐसे फिक्स रहेगा, लेकिन ये वाला एक जुमला ऐड किया है, ठीक है। इसको कॉपी करो जल्दी से बस।
यहाँ तक जो मैंने बात करी एक कंप्लीट ऑसिलेशन की, इसके बाद आगे देखो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट जो है वो x से डिनोट किया जाता है, एम्पलीट्यूड जो है वो x नॉट से रिप्रेजेंट है। ठीक है, हाथ पैर रखो जरा भाई साहब। अब आपके पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों से अभी एक बात कही थी, जुमला पता नहीं किसी ने वर्ड किया है लिख किया, मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये सिंपल पेंडुलम a से ऊपर आया था, o से b पर आया, b से वापस ऊपर आया, फिर मैंने तुमसे कहा था o से चलता हुआ जब a पे आ रहा होगा तो a के करीब तरीन आए, परफेक्टली a को टच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो वाली बात है भाई साहब कि आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी, ये बहुत से लोगों को पता भी होगी कि दो तरह की ऑसिलेशन होती है हमारे पास। ऑसिलेशन की दो टाइप्स होती है, और सुनिए ऑसिलेशंस की दो टाइप होती है। देखो एक होती है आपके पास फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है, जिसको तुम लोग एक और नाम भी देते हो डैम्प ऑसिलेशन का, ठीक है, और दूसरी है आपके पास फ्री ऑसिलेशन। ये दो तरह की ऑसिलेशन होती है। बात को सुनना, देखो हमारे पास ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ की जब बात कर रहे थे तो हमारे भी पता है कि हमारे दरमियान जो है वो मीडियम मौजूद है, ठीक है। अब जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे होते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, इसको मैं पकड़ के यहाँ लेकर आया और यहाँ आके छोड़ दिया, ये जाएगा दूसरे एक्सट्रीम पे, यहाँ पे जब वापस आना होगा तो परफेक्टली उसी जगह पर नहीं आएगा, क्योंकि मीडियम के अंदर एयर रेजिस्टेंस है। तो एयर रेजिस्टेंस के चक्कर में ये मेरा सिंपल पेंडुलम हो सकता है कि यहाँ तक परफेक्टली दोबारा उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का, ठीक है, या फिर रेजिस्टिव फोर्स। तो भाई साहब मुझे बात ही बताओ कि ये देखो, मुझे बात ही बताओ, ये पोजीशन ओ, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, आपके पास ए से चलता हुआ बी पर आया, वापस आया तो ए को टच नहीं किया, ये लो। तो मुझे बताओ ये मेरा है मैक्सिमम फासला, क्या ये दोबारा हासिल हुआ मुझे? बताओ, ए से चल के बी पे गया, जब वापस आया तो ए को टच ही नहीं किया, यहां तक आ गया था। तो मुझे बताओ क्या ये मैक्सिमम फासला दोबारा हासिल हुआ, आएगा? सही। तो भाई साहब ये जो मैक्सिमम फासला है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम फासला है। और मुझे बताओ ये कितनी दफा हासिल होगा? पहली दफा, उसके बाद हासिल नहीं होगा, उसके बाद तो ये हासिल होगा। तो ये दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये सही। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक। और मुझे बताओ ये हमेशा क्या होता रहेगा? रिड्यूस। अगली दफा आ जाएगा मजीद कम पे, वापस जाएगा मजीद कम पे, करते 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 दोबारा कौन सी हालत में आ जाएगा? मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। तो भाई साहब क्या सीखा यहाँ से? यहाँ से ये चीज सीखी कि अगर फोर्स या डैम्प ऑसिलेशन है, जो कि आम प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, उसके अंदर मेरे पास ना, सुनो सारे, उसके अंदर मेरे पास ये जो एम्पलीट्यूड है ये सिर्फ कितनी मर्तबा हासिल हो रहा है मुझे बताओ? पहली दफा। और हर मर्तबा सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है मुझे बताओ? डिक्रीज हुई, कम से कम होती चली है, ठीक है, और दोबारा आके वो रेस्ट की हालत में आ जाए। लेकिन अगर फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन बेटा एक आइडियल केस, यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इस रूम से ना मीडियम खत्म कर दूं और वैक्यूम क्रिएट कर दूं, और मेरे हाथ में वो एक सिंबल पेंडुलम, उसको मैं डिस्प्लेस कराता हूँ, भाई साहब आप लोगों को पता है वो जिंदगी भर चलता है। अगर तो 100% वैक्यूम है, वो जिंदगी भर ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अनटिल अनलेस तुम उसको खुद से पकड़ के रखो, वो चलता रहेगा, उसका रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ मीडियम जो था, जो रेजिस्टिव फोर्सेस थी, वो तुमने खत्म कर दी।
जो एयर रेजिस्टेंस थी वो खत्म कर दी, अब कोई रोकने वाली जात ही नहीं बची उसको, अनटिल और अनलेस तो उसको खुद से पकड़ के रखो। दैट इज कॉल्ड कौन सी ऑसिलेशन भाई, फ्री ऑसिलेशन, एक आइडियल केस होता है। ठीक है, फ्री ऑसिलेशन में क्या होगा मुझे बताओ, एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा भाई साहब, सेम रहेगा, तो उसके साथ में फर्क सही, हर मर्तबा इजाज कर लो पता, हर मर्तबा जाएगा वापस से, यहाँ आएगा वापस से। ठीक है, तो मुझे एक बात ही बताओ, ये मैक्सिमम फासला प्रैक्टिकल लाइफ में दोबारा आंसर होगा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगली मर्तबा क्या हासिल होगा मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट, और वो मुसलसल कम होगा कम होगा कम होगा, जीरो। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम फासला बिटवीन मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये लो। ठीक है, और ये क्या चीज है मुझे बताओ, अभी मैंने जो बताया, ये मेन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक, लो भाई। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट तक है, ये बार बार डिग्रीज होता रहेगा। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज यूज किया, तुम्हें भी पता है ये बात, ठीक है, उससे बेहतर जानते हो, ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या भी होता है आपके पास, डायरेक्शन भी होती है। भाई साहब मैंने यहाँ लिखा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट प्रैक्टिकल लाइफ है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी वेक्टर है भाई, ये भी वेक्टर। ठीक, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊंगा, ये देखो डायरेक्शन वेक्टर है, ये किसकी डायरेक्शन वेक्टर मैंने बनाया है, डिस्प्लेसमेंट का। मुझे बताओ मेन पोजीशन से शुरू हो रहा है और कौन सी पोजीशन की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ। इसकी बिल्कुल एग्जांपल मैं बच्चों को ऐसे देता हूं कि लेट्स सपोज, यार सुनो, मैं इस लाइन पे खड़ा हूं, वो टाइल्स वाली जो लाइन है, यहाँ खड़ा हूं और क्लास के अंदर जाना चाहता हूं, यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, खुद से जवाब दे देना भाई, यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, तो खुद इस पॉइंट पे मेरा फासला क्या होगा, जीरो। यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, तो खुद इस पॉइंट पे फासला क्या है, जीरो। आरी बात समझ रहे हो, और चलते 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 क्लास के एंड तक जा रहा हूँ, वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, ये मेरी मेन पोजीशन हो गई है, वो मेरा एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से चलते 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 क्लास के एंड तक पहुंचा, मेरा मैक्सिमम फासला इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आरी बात समझ में भाई। ठीक है, तो ये चीज चल रही होती है आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसकी ये लिखे रहेगा। अच्छा, इसकी तुम्हारे पास एक रिलेशन होता है, ये लो, इसका एक रिलेशन होता है तुम्हारे पास, किसका, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का ना, एक रिलेशन होता है। पास में मैं सवाल भी आएगा, तो सवाल डिक्टेट करूंगा, लिखना होगा। ठीक है, याद रखो, इसका एक रिलेशन होता है, वो ये होता है x इक्वल्स टू x नॉट cos ओमेगा t, ये एक रिलेशन होता है। और एक ये रिलेशन होता है x इक्वल्स टू x नॉट sin ओमेगा t। अब ये दोनों कब यूज करते हैं, सवाल की निशानियों के ऊपर डिपेंड करेगा, सवाल में बात लिखी भी होगी कि कब कौन सा यूज है। ठीक है, वो भाई शॉर्टकट और निशानियां वो सब मैं बता दूंगा, याद रखना तुम्हारे को मजा है। तो ये देखो, अगर सवाल में लिखा है इफ ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, जो साइन लगा, ठीक है, और अगर सवाल में बात लिखी हुई है ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, कौन सा भाई, कॉस को। ठीक है, ये रही बात, बात का जवाब ये विथ रिस्पेक्ट टू की एक्सट्रीम पोजीशन है तो cos का फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन है सवाल में तो sin का फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज सवाल में मेंशन होगी, अभी मैं 5 मिनट में सवाल रिपीट करूंगा, अपने पर लिखना। ठीक है, जब तक ये लिखो जरा, तो बस लिखा रखो।
एनईडी के अलावा कौन कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो? एनईडी में अप्लाई कर रहे हो? एनईडी के अलावा कहाँ अप्लाई कर रहे हो? पास पास और 10 दोनों में। ठीक है। सवाल लिख करूँ मैं देखो अपने पास। नस 2016 का सवाल है आपके पास। ठीक है, मैं पूरा सवाल लिखवाऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला फंक्शन यूज करना है। ठीक है, और इस चीज से लेके परेशान नहीं होगा कि सर कॉस की वैल्यूज साइन की वैल्यूज। ठीक है, कॉस और साइन की वैल्यूज तो हम लोग स्टैंडर्ड वाली याद रख लेते हैं, लेकिन इनवर्स की वैल्यूज अगर होगी तो वो खुद प्रोवाइड करेगा। सही है, और वो चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी एलईडी के अलावा की बात है, एलईडी में कैलकुलेटर अलावा। सही है, एलईडी के अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप उनके क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन चल रहा होता है। सवाल के एंड में वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है, तो वो हम लोग यूज करेंगे। खैर, सवाल के पर्पस, a particle executes simple harmonic motion particle execute simple harmonic motion
with time period, with time period ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल टी। सही है, याद रख लीजिए। आगे देखो, find the time taken by a particle, find the time taken by a particle to go directly from mean position to half of the amplitude, from mean position to half of the amplitude। क्या सीधा में कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, साइन का या कॉस का? वजह मीन पोजीशन बोली है उसने, ठीक है। go directly from mean position to half of the amplitude, ये वाली बात देख लीजिए तो ठीक है। आगे चलो, अब सवाल के एंड में उसने तुम्हें एक वैल्यू प्रोवाइड की है, देखो सवाल के एंड में उसने तुम्हें एक वैल्यू प्रोवाइड की है, लिख लो अपने पास वैल्यू ये देखो, साइन इनवर्स 1/2 is equals to pi/6। अच्छा, याद रखो, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या चाहिए, ओमेगा ओमेगा कैसे करती, क्या है एंगुलर वेलोसिटी, सही, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास। सवाल में लफ्ज किस चीज का यूज हुआ है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक मैंने तो ये नहीं बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं, लेकिन काफी लंबी चौड़ी में बेसिक डिस्कस कर दी है, ठीक है। ध्यान सुनो, एक पार्टिकल अगर ये पूरा मोशन को परफॉर्म करे, मुझे बताओ 90 90 90 90 कुल मिला के कितना हो गया 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब क्या, 2 पाई, सही है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसने जब एक पूरा मोशन प्रोवाइड किया तो उसके लिए टाइम पीरियड लगा कैपिटल टी। आपको निकालना है ये टाइम, आपको निकालना है वो टाइम जिसमें वो पूरा एम्पलीट्यूड कवर ना करे कि हाफ करे। सवाल क्या है, एम का कितना लिखो, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, सही है। तो भाई साहब तुमने लगाया x इक्वल्स टू x नॉट sin ओमेगा t। अब मुझे बात बताओ, या सुनो, कवर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये लिखूंगा आया ना, अरे भाई हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, सही। तो x की जगह x नॉट अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x नॉट sin ओमेगा t। देखो मर गए, तो मरने के बाद क्या बचा, हाफ इज इक्वल्स टू sin ओमेगा t। अब बताओ यहाँ पे ये साइन है, इस साइड पर आई क्या बनाएगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा t। बताओ ये पूरी वैल्यू से सवाल में तुम्हें दिए pi/6, आई बात समझ में, देखो ये आ गया pi/6 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा ओमेगा t। बताओ आ रहा है बात समझ में, ठीक है भाई। अभी इस तरह के बहुत क्वेश्चन याद रखो। अब आपके पास ओमेगा, अभी तुम लोगों ने मुझे बताया कि एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं तुमसे कह रहा हूं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गई है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट करोगे, 2 पाई, ठीक है। और नीचे आ जाएगा टाइम पीरियड, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का उसने तुम्हें सवाल में टाइम दिया कैपिटल टी। देखो, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड कैपिटल टी, याद है, सही। तो मुझे बताओ इस ओमेगा की जगह, इस ओमेगा की जगह तुमने क्या पुट किया,
2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई 40। बेटा इसको नहीं चेंज करना, ये निकाल लिया है तुमने, ठीक है। पाई से पाई बन गया, बताओ 2 6 12, ये कैपिटल टी ऊपर आ गई। दिस इज योर आंसर। क्या सीख रहे हो यहाँ से बताओ, कैपिटल टी अपॉन 12 का क्या मतलब है? पूरे टाइम पीरियड का 12वां हिस्सा, गेटिंग माय पॉइंट? पूरे टाइम पीरियड, पूरे साइकिल के टाइम का 12वां हिस्सा आपको लगेगा आधे घंटे के लिए। ये है सीखा, जो कि निकाला वो भी करो इसको। कैपिटल टी के टाइम पीरियड पूछने के पूरे टाइम के मुकाबले में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। पूरे टाइम के मुकाबले में आपको पूरे टाइम का 12 हिस्सा, यानी कि एग्जाम्पल के लिए समझा लो सिर्फ कि अगर आपका पूरा टाइम पीरियड है एग्जाम्पल में 24 सेकंड, यहाँ से चल के दोबारा यहाँ 24 सेकंड, तो आप यहाँ इस इक्वेशन को पुट करेंगे 24/12, आपका टाइम कितना होगा ये। तो ठीक है, ये इसका जिसमें नीचे ऑडिटोरियम का माइक म्यूट हुआ है, जरा चेक करो अच्छे से। बोलो। तो ये ठीक है, जिनको सेकंड आएगा बच्चे। देखो देखो, आप लोग का एक का जो टेस्ट है उसमें हमारे पास एनईडी का जब टेस्ट हो रहा होता है तो आप लोगों को पता चल गया होगा 11 12 13 14 जो आप लोग की डेट्स हैं, इसके अंदर जो भी बच्चा अगर इन डेट्स को टेस्ट है ना, ठीक है, तो जो बच्चा बाद वाली डेट्स को टेस्ट दे रहे हैं, सपोज इस बच्चे की डेट आई है 30, ठीक है, तो 11 12 की जो पेपर्स है ना उसको कंपायर करके तो ग्रुप पे शेयर करो,
ठीक है। पेपर मेरे पास आया था बेटा, वो मेरा मसला, कैसे आता है ये सब जानना तुम्हारा काम है। पेपर मेरा आया, ठीक है, वो मेरा मसला। तो उसमें हमारी बहुत चुका है। अब अगर इसको, जिसका 14 को टेस्ट है, उसको मैं 3 डेज के पेपर कंपाइल करके दूँ, ठीक है। तो 15 को भी होगा, जितनी भी डेट्स को टेस्ट है, मैं कह रहा हूँ जितना भी लेट होगा, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप पे मैं शेयर करता रहूंगा चीजें, वो देख लेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को 11 को टेस्ट है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मर जाएगा सभी के साथ। वो मैं 11 का वो मैं भेज दूंगा मेरा, नहीं भी होगा तो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह अक्सर कहा ऐसा होता है कि वही क्वेश्चंस रिपीट होके आगे भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन का जो बैंक के एनडी के वो 4000 आंसर है, ठीक है। वो 4000 आंसर में जितनी भी शिफ्टों में डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो रिपीट होके आगे आएंगे, ठीक है। अक्सर बात तो ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो पहले डे का होता है वो तीसरे दिन पूरा ऐसे रिपीट होता है, इस तरह की चीजें हो रही होती है। तो वो बच्चे की किस्मत होती है, तभी कहा जाता है कि जो फॉर्म है ना वो लेट से लेट फिल करो, तो जितना लेट फिल करोगे तो आगे का दिन मिलेगा, पिछला दिन भी मिलेगा। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऐसा नहीं होता, क्वेश्चंस रिपीटेड है, मतलब क्वेश्चंस लिमिटेड है, वही लिमिटेड क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। तो हाँ, ऐसा जरूर होता है कि बराबर वाले का बिल्कुल सेम नहीं होता, हो सकता है आप वाले का किसी आखिरी वाले के साथ सेम हो रहा हो, इस तरह का होता है आपके पास। अभी एनईडी के पास ऊपर से टाइप कर रहा है, मतलब 20 सेजेस वाले कैंपस है, वहाँ पे टाइपिस्ट बिठाएगा, वो टाइप कर रहे हैं, आप लोगों को या तो ईद के बाद मिल जाएगी पास पेपर, बुकलेट तो भी परसों से मिल जाएगी, ईद के बाद आप लोगों को पास पेपर से मिल जाएगी, तो वो मैं दे दूंगा। और अच्छी बात ये है कि चूंकि मैं खुद फिजिक्स का टीचर हूँ, तो वो जो पास पेपर्स है वो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में पूरे सॉल्व किए, ठीक है। तो वो ओरिजिनल पास पेपर जो आपको मिल जाएंगे 2000 से लेकर 2024 तक के सारे डालेंगे उसमें, ठीक है, हर सब्जेक्ट के। लेकिन फिजिक्स के मैंने खुद सॉल्व भी किए, ठीक है, वो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा सोल्यूशन। बेटा सिर्फ आंसर की बात नहीं कर रहा, पूरे सॉल्व की, ठीक है, वो पूरे सॉल्व होकर आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने बस उसको घोल के पीना है, पेपर खोल के करना है, सही है, वो तुम्हारा काम है। याद रखो। अब आपके पास याद रखा, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। अगली चीज देखो, अगली चीज आपके पास होती है बेटा हुक्स लॉ, ठीक है। अब देखो हुक्स लॉ में क्या होता है आपके पास, हुक्स लॉ ये क्या होता है भाई साहब, अगर आपके पास कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये देखो एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, उसके साथ मास अटैच किया, तो भाई साहब ये आपके पास है आपकी मीन पोजीशन, ठीक है, क्योंकि रेस्ट में हालत में। और फिर मैंने क्या किया, इस डब्बे को पकड़ के आगे की साइड में एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। आप जब मैं इस डब्बे को पकड़ के खींच रहा हूँ, अगर मैं इस डब्बे को पकड़ के खींच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं खींचता रहा यहाँ तक ले पाता हूँ, तो बेटा ये मीन पोजीशन थी, ये कौन सी पोजीशन है आपके पास, एक्सट्रीम पोजीशन। मुझे बात बताओ बेटा, ये हवा में छोड़ के उतारे नहीं आ रहे, इसको मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई कर, ठीक है, तो ये मेरी अप्लाइड फोर्स है। तो भाई साहब अगर ये मेरी अप्लाइड फोर्स है, इसको जब मैंने पकड़ के खींचा, ये मेरी अप्लाइड फोर्स है, तो यहाँ पे मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो मुझे बताओ इसने मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम तक एक फासला कवर किया, ये देखो, इसने मीन से लेके एक्सट्रीम तक एक फासला कवर किया हुआ है। और मुझे बताओ जब मैं इसको यहाँ से पकड़ के छोड़ूंगा, ये वापस अपनी औकात की तरफ आएगा, तो ये यहाँ है, ठीक है। मुझे वहां बताओ जब ये वापस आ रहा है एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, ये ड्यू टू द इलास्टिसिटी है, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है, तो भाई साहब इलास्टिसिटी की वजह से इसके लिए क्या माना जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक हो गई अप्लाइड फोर्स, और एक क्या हो गई है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब मेरी बात सुनो यार बेटा, these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction, न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, ये एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब हुक्स लॉ क्या कह रहा होता, हुक्स लॉ कह रहा होता बेटा कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, जब आप किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, जो मतलब है स्प्रिंग के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लगाओगे, बेचारा खिंचनी सीधा हो जाएगा। तो हुक्स लॉ क्या कह रहा है, हुक्स लॉ कह रहा है बेटा इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए तुम जितना ज्यादा फासला कवर करोगे, देखो जुमला शुरू करो, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितना ज्यादा फासला कवर करोगे, फासला क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट,
जितना ज्यादा फासला कवर करोगे फ्रॉम मेन पोजीशन उतनी ज्यादा फोर्स से वापस आए। जुमला सुना क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा फासला कवर करोगे फ्रॉम मेन पोजीशन उतनी ज्यादा फोर्स से वापस आएगा। मतलब तो वापस लाने वाली फोर्स कौन सी है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये देखो चेक करो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आपने, ईमानदारी से बोलो बेटा, झूठ कोई ना बोले। झूठ बोलने वाला बेटा सिर्फ झंडू में। मुझे बताओ, ये तुम्हारी अप्लाइड फोर्स थी। मुझे बताओ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है? कौन सी पोजीशन से किसकी तरफ? बताओ। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है मुझे बताओ? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ, मुझे यहां भी डिस्कस किया है, ठीक है। मुझे बताओ लीस्ट फोर्स की डायरेक्शन है, नाउ लीस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ। अब ईमानदारी से बताओ बेटा, बालों को चार आंखें भी रहती हैं और किसी की आंखों में पोलियो के कतरे नहीं है, सबको दिखाई देता है। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम है, अपोजिट है? अपोजिट है, क्या लगाते हो इसका माइनस, ठीक है। तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन अपोजिट है वो लगा दिया माइनस। मुझे बताओ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट मिलेगा माइनस kx, ठीक है। के यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग फोर्स, सेट है, ठीक है। ये आपके पास है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, के को सेपरेट किया तो x यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे फेंक दूंगा तो डिवाइड, फेंक दिया, फेंकना है ठीक है। और मुझे बताओ यहाँ यूनिट लिखो, यूनिट लिखा, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्या यूनिट बना? न्यूटन पर यूनिट लिखते हुए सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर, यूनिट लिखते हुए सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन और वैसे फॉर्मूले में लिखते हो आप, ठीक है। फॉर्मूले में लिखो, यूनिट लिखते वक्त सिर्फ मैग्नीट्यूड माइनस p इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट माइनस। एक ही बात है, अगर लगाओ ना लगाओ नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और डायरेक्शन, सही है, इस वजह से नहीं लगाते। जरूरी तो नहीं है कि ये मेरी फ्रेंड पोजीशन हो सकता हूँ, मैं स्प्रिंग को मजीद खींचता तो खींच जाता, स्प्रिंग की जो आखिरी लिमिट होगी वो जरूरी तो नहीं कि ये खींचता हूँ, आगे भी मैं सवाल बता रहा हूँ। मेरे पास दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है, एक है इलास्टिक नेचर का स्प्रिंग और एक है रिजिड नेचर। सुनो बताओ इलास्टिक नेचर और रिजिड नेचर में क्या फर्क है? हाँ, इलास्टिक नेचर का मतलब इजीली फोर्स लगी खींच गया, और रिजिड नेचर के पास ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो खींचेगा। सवाल सुनो, क्या है? दो स्प्रिंग है, एक है इलास्टिक नेचर का, एक है रिजिड नेचर का, दोनों को एक जैसा डिस्प्लेसमेंट दिया, दोनों को एक जैसा डिस्प्लेसमेंट दिया, ये नीचे वाली चीज तो सेम हो गई। अब मुझे बताओ, तुम लोग पहले मुझे बताओ के और रीस्टोरिंग फोर्स पे डायरेक्ट रिलेशन है इनवर्स है? के और रीस्टोरिंग फोर्स कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो दोबारा सवाल करेक्ट करो, दो स्प्रिंग थे, इलास्टिक नेचर का, रिजिड नेचर का, दोनों को एक जैसा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो पूछ रहे हैं किसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है? 2 मिनट दे रहा हूं, जरा सोचो। मैंने तो बता ही देना है टाइम, पहले तुम जरा सोचो। क्या क्या बोल लो? नहीं भाई साहब, मैंने नीचे वाली चीज सेम कर दी है। अगर तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैंने दोनों के ऊपर फोर्स लगाई होगी, ठीक है, तो जरा सोचो, ऊपर वाला रिलेशन देखो,
मैं जब तक पानी पी के आऊंगा उसको अभी हमसे क्या मांगा था कि x का k के साथ इनवर्स रिलेशन है, k का रिजोल्विंग फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैंने x की वैल्यू दोनों स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रखी है, लेकिन x खींचा हुआ तो है, x खींचा हुआ है लेकिन दोनों स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट। अगर मैं दोनों स्प्रिंग को एक जैसा डिस्प्लेसमेंट दूं तो उनसे कुछ, लेकिन x खींचा हुआ तो है थोड़ा, x की वैल्यू है ठीक है, लेकिन दोनों स्प्रिंग के लिए एक जैसी रखी है जानबूझ के, लेकिन दोनों स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स एक जैसे नहीं होगी था। अभी तुमने ही मुझे बोला क्या, ये इलास्टिक नेचर का मतलब क्या है कि कम फोर्स लगाऊंगा, रिजिड नेचर का मतलब क्या है ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो उस फोर्स का ताल्लुक के के साथ कैसा है ये चीज, उस फोर्स का ताल्लुक के साथ सोचो दोबारा भाई साहब आप ये भूल गए, these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction, ये आप शायद भूल गए। अब समझो, यहाँ सुनो मेरा जवाब भाई साहब, इलास्टिक स्प्रिंग क्या था, हल्की सी फोर्स लगाई वापस आ गया, तो बेटा जब हल्की सी अप्लाइड फोर्स तो हल्की सी रिस्टोरिंग फोर्स, अगर 2 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन की रिस्टोरिंग फोर्स, उतनी फोर्स से वापस आ गया। रिजेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी लेकिन फासला उतना ही कवर हो रहा है, लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा लगानी है, ठीक है। अगर दोनों स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा तो इलास्टिक स्प्रिंग में 2 न्यूटन से 2 सेंटीमीटर खींच गया, लेकिन आपके पास रिजिड नेचर में क्या हुआ, मैंने लेट सपोज 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ गई 2 सेंटीमीटर खींच, ठीक है। तो 10 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स, 10 न्यूटन की रिस्टोरिंग, तो मुझे बताओ किसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा आपके पास, रिजिड नेचर। तो अगर इलास्टिक स्प्रिंग है अप्लाइड फोर्स भी कम, रिस्टोरिंग फोर्स भी कम, तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, और अगर उसी वक्त रिजिड स्प्रिंग है तो सब चीजें ज्यादा होंगी। ये इलास्टिक कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट।
सिंपल हार्मोनिक मोशन के एजेंट्स क्या होते हैं? इसका आप आगे नीचे जाके ऑडियो में देखेंगे बच्चों को क्लियर नहीं आ रहा वो क्योंकि उन्होंने पीपीटी ऑन करी थी मेरे ख्याल में लाइट की सेटिंग नहीं करी। देखा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एजेंट्स होते हैं। कैसे होंगे ये एजेंट्स? अभी अभी तक मैं तुम्हें उस वक्त से कह रहा हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पहुंचा नहीं हूं, लेकिन तुम्हें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, कंक्लूड होने वाली बात हमारी। अब ये तुम्हारी मीन पोजीशन, ये तुम्हारी एक्सट्रीम पोजीशन, ये तुम्हारी एक्सट्रीम पोजीशन। तो भाई साहब, और सुन लो, मैंने सिंपल पेंडुलम को यहां से पकड़कर यहां लेकर गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहां जाके जैसे ही छोड़ा, ये यहां पर आया। मुझे बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन लाने वाली बात कौन थी? मुझे बताओ। हिस्टोरिक फोर्स। एक्सट्रीम से मीन की तरफ ये क्या आ रहा है? हिस्टोरिक फोर्स। अब मुझे बताओ, यहाँ आते 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 यहाँ आके रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। क्यों? रुक क्यों नहीं रहा? इनर्शिया। इनर्शिया भूल गए? इनर्शिया किसे कहते हैं? हीट पर बॉडी जिस हालत में वैसी की वैसी रहना चाहती है, हीट पर हुआ। ठीक है भाई, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ेगा, हीट रहेगा। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। एक्सटर्नल फोर्स कौन है? बाहरी चमाट बांध में पढ़ना शुरू हो जाएगा वो। फिर थोड़ी देर तक उसकी हालत में रहेगा। तो भाई दैट इज कॉल्ड हीट पर इनर्शिया। तो भाई साहब देखो, ये भी क्वेश्चन की हालत में एक्सट्रीम पोजीशन से आते 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 यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मोशन की हालत में तो मोशन में कंटिन्यू करेगा। आते आते यहाँ पे आके वापस मीन की तरफ आए। तो मुझे बताओ, ये वापस एक्सट्रीम से मीन लेकर आएगा रिस्टोरिंग फोर्स। फिर यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। तो भाई साहब, दो ही चीजें है भाई। ये जो एजेंट्स है वो टोटल दो ही है। दो चीजों ने सोचो सोचो तुम खुद ही कि दो चीजों ने ये पूरी चीज मेरी कंप्लीट कर दी। एक तुम्हारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। मुझे बताओ, हर मर्तबा रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे एक्सट्रीम से मीन लेकर आ रहा है, यहाँ भी एक्सट्रीम से मीन लेकर आ रहा है। देखो, और दूसरा तुम्हारे पास इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है मुझे बताओ? मीन से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या है? सही है। तो भाई साहब, ये होते हैं टोटल दो एजेंट्स आपके पास। यहाँ पे तुम्हारे पास बात कंक्लूड हो जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सुनो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती। पहली, कि बॉडी के अंदर या तो वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी आगे के साथ? पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ाई। और तीसरी चीज, तुम्हारे पास कुछ बॉडी पे कौन सा लगना चाहिए भाई साहब? दूसरा लगना चाहिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली लगी, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ लग रही होगी, तो बॉडी कौन सा मोशन कर रही होगी? सिंपल हार्मोनिक। अदरवाइज तीनों चीजों में से कोई एक चीज नहीं होगी। पहली चीज, बॉडी मोशन बार बार रिपीट होना चाहिए। तीसरी चीज आपके पास लेके पूछता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लो इसके बाद।
ये सारी बात, ठीक है। बस बताओ आप लोगों को, बेटा मेरा नंबर आप लोगों के पास है, ज्वाइन कर लूंगा।